सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट जो हैं और डिटेल में हर एक चीज़ को समझ पाओगे और अच्छे से अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स और जहाँ पे भी इन टॉपिक्स बेसिकली आएंगे ये सारे रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पे आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है। सो आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और हो सके तो मेरे साथ नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में इसे रिवाइज कर पाओ बिफोर योर एग्जाम्स। ठीक है। सो पहले जानते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। सो ये फिजिक्स ब्रांच का टॉपिक है। ठीक है। सो साइंस में आपने सुना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एनटीएससी, एसएससी जेई, ठीक है, आरआरबी जेई, सब में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका बेसिकली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और यहाँ तक कि आईआईटी जेई में भी ये अच्छा खासा वेटेज रखता है, नीट में भी इसका वेटेज है। और जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली इस वक्त 6 to 10th क्लास में हैं, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो आगे और अच्छा कर पाएंगे, एक्सेल कर पाएंगे। ठीक है। सो वर्क के बारे में जानते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो वर्क क्या होता है बेसिकली? वर्क क्या, काम। ठीक है, वर्क को हिंदी में आप क्या समझते हो? वर्क से काम। ठीक है। सो लेकिन उस ये है आपका जनरल लैंग्वेज की भाषा है। ठीक है, ये जनरल जनरल फिलोसफी इसे बोल सकते हो। ये जनरल फिलोसफी है। ठीक है, ये एवरीडे लाइफ में नॉर्मल बात है। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब काम नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ठीक है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए वर्क क्या है, तो ये होता है व्हेन फोर्स अप्लाइड। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है लेकिन मैं इसे अच्छे से आपको समझाऊंगा, पहले आप लिख लो और समझ लो। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पे किसी फोर्स लगती है। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, उस अपनी पोजीशन चेंज कर गया, डिस्प्लेस होने का मतलब हो गया पोजीशन को चेंज कर गया। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फोर्स लगी थी। तो घबराओ मत, एकदम आराम से मैं इसे हिंदी में समझा रहा हूँ एकदम अच्छे से। ठीक है। सो जैसे मान लो ये एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये एक बॉक्स है, एक पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पे, इसने यहाँ पे अपने हैंड्स के जरिए फोर्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। अभी ये बॉक्स बेसिकली क्या था, अभी ये बॉक्स पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट मान ले रहा हूँ, ये पॉइंट ए पोजीशन पे था। ठीक है, ये क्या है, इसकी बॉक्स की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे जब जैसे ही फोर्स लगा, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। फोर्स की एसआई यूनिट होती है बेटा, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये सारी चीज़ें आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देखे होंगे इस चैनल पे तो आपको समझ में आएंगी। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। ठीक है, इस न्यूटन, इसे ऐसे लिखा जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। ठीक। सो यहाँ पे बॉक्स पे पोजीशन लगी, और अगर बॉक्स बेसिकली यहाँ पे आ गया, फिर फोर्स लगने के बाद बॉक्स बेसिकली ये पोजीशन बी पे आ गया। ठीक है, फोर्स लगने के बाद। सो इतनी जो दूरी हुई, ठीक है, इतनी डिस्टेंस जो है, इसी को आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, दूरी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रेंज आप बोल सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रेंज हो गई है। ठीक। सो अब समझो इसे, फोर्स क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉय ने, ठीक है, मान लो ये राम है, सॉरी, यहाँ पे ये बॉय है, मान लीजिए इसका नाम है जॉन। ठीक है, मैं नाम ले लेता हूँ। जॉन ने यहाँ पे एक बॉक्स ए पे रखा हुआ था, जो उस पर 2 न्यूटन का फोर्स अपने आर्म्स के थ्रू अप्लाई किया, जिससे वो बॉक्स 2 सेकंड के बाद, ठीक है, 2 सेकंड के बाद ही या 2 मिनट के बाद ही वो बी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अपनी पोजीशन क्या कर गया, शिफ्ट। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, अगर आप डिस्प्लेस का सिनोनिम देखोगे किसी डिक्शनरी में तो वो होता है शिफ्ट, शिफ्ट कर जाना। ठीक है, चेंज, चेंजेस। ठीक है, मतलब पोजीशन का चेंज होना। ठीक। सो ये हो गया। सो वर्क को समझो, वर्क इज डिफाइंड व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क तब कहा जाएगा जब कोई फोर्स लगी है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही थी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, सो यही होती है वर्क की डेफिनेशन। ठीक है, फिजिकल फिजिक्स के टर्म्स में। ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इतना बहुत है गाइस। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से देख सकते हो। ठीक है, रिवाइज कर सकते हो। सो अब देखो कुछ साइंटिफिक, देखो यहाँ पे रिलेशन देखो फिजिक्स में। फिजिक्स क्या है, इसका रिलेशन है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, आपने अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ उसे जाके पढ़ो। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो वर्क क्या होता है आपको फिजिक्स के टर्म्स में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलोगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने बताया ना कि बॉक्स ए पे था, बी पे चला गया, तो इतनी दूरी क्या कर गया, बॉक्स डिस्प्लेस कर गया। फोर्स क्या है भाई, फोर्स मैंने बताया ऐसा यूनिट फोर्स होती है। फोर्स को एक तरह से ऐसे भी लिखा जाता है, क्वेश्चन जब आएंगे तो ये सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, मास इंटू एरिया। ठीक है, फोर्स ये होता है मास इंटू एक्सलरेशन, सॉरी मास इंटू एक्सलरेशन, हाँ एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ सॉरी एरिया नहीं, एफ इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होता है। और ये कुछ एट्थ क्लास में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो ये टॉपिक समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये प्रीवियस अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ जाओगे इस टॉपिक को। वी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वी जो है ये आपका होगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जानते हो, वेलोसिटी ये इस वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड नहीं होती वेलोसिटी। वेलोसिटी ये होती है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ भागा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं यही स्टेटमेंट कहूँ थोड़ा सा चेंज करके कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से भागा, ठीक है, कहाँ भागा नहीं बताया मैंने, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं इंक्लूड है, तो इसलिए ये स्पीड हो जाएगी। लेकिन व्हेन स्पीड अलॉन्ग विद डायरेक्शन ये बोल सकते हो आप, स्पीड अलॉन्ग विथ, तो डिटेल हर चीज़ एकदम डिटेल करेंगे हम लोग आपके लिए। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा हमको टाइम देना है। ठीक है, उस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें से आपको समझ में आ जाएंगी और अच्छा आप कर पाओगे, आपकी बेसिकली हर अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा वीडियोज़ को देखने के बाद। ठीक है, स्पीड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा, स्पीड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। सो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है, वी होता है फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। यू क्या होता है, तो यू भी बता देख लो, यू होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब जानते हो, इनिशियल का सिनोनिम होता है स्टार्ट। ठीक है, प्रीवियस, या फिर आप बोल सकते हो इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले जो वेलोसिटी थी। फाइनल वेलोसिटी बाद में क्या वेलोसिटी हुई, तो आपको पता होगा ना, जैसे वही बॉक्स वाला एग्जांपल देखो, बॉक्स पे मैंने फोर्स लगाया, तो उस वक्त बॉक्स क्या था, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, यू क्या था, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि बॉक्स क्या था, रेस्ट में था। ये तो पढ़ा होगा ना, रेस्ट इन मोशन। अगर वो टॉपिक नहीं देखा है, इसी वीडियो पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके देखो उसे। ठीक है, लेकिन अभी इसको ही देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रेस्ट है, रेस्ट थी जब, लेकिन 2 न्यूटन का फोर्स लगा बॉक्स पे, ठीक है, तो बॉक्स गया डिस्प्लेस हो गया, तो बॉक्स की क्या, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो बता सकता है फाइनल वेलोसिटी क्या हुई बॉक्स की। यहाँ पे बॉक्स जब डिस्प्लेस हो गया तब तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई, क्योंकि फिर से बॉक्स क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन जब बॉक्स डिस्प्लेस हो रहा था तो उस टाइम इंटरवल में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जितने टाइम में वो बॉक्स डिस्प्लेस हो रहा था, उस टाइम इंटरवल के बीच में बॉक्स की फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक, ये चीज़ समझा आपने, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, सो जैसे इसका इंटरवल मान लो कि इसने डिस्प्लेस किया था 0 to 6 सेकंड के बीच में। ठीक है, अब अगर मैं 1 सेकंड पे निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता है, फोर्स पता है हमें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहीं से आप एक वो सॉल्व कर लोगे फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट, पहले उसको देख लो, फिर मैं वर्क एनर्जी पावर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अच्छे से। फोर्स आपको पता था क्या था, 2 न्यूटन। फिजिक्स क्या है, हर चीज कनेक्टेड है गाइस। ठीक है, आप लोग की फिजिक्स क्यों वीक हो जाती है, क्योंकि आप कनेक्शंस को नहीं समझते, आप रिलेशंस को नहीं समझते। रिलेशन समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर आपको बस थिंक करना है, एनालाइज करना है, और बस अपने जो पढ़ा है उसको उस फॉर्मुलेज के जरिए उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, सो यही चीज होती है फिजिक्स, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। एफ हो गया आपका 2 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स रेस्ट में था। ठीक है, तो यू आप लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड, निकल गया। ठीक है, टाइम इंटरवल हमने बताया है क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन बताया ना कि 2 सेकंड पे निकालना है, टाइम इंटरवल हमारा 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी मैंने जीरो यहाँ पे लिखी है, तब जब बॉक्स बेसिकली 0 to 6 सेकंड के बाद, मान लो 7 सेकंड पे रेस्ट पे आ गया था, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, जैसे आप सुबह 10 बजे गाड़ी लेके निकले, ठीक है, 10 बजे से आप अपने बेसिकली पार्क में एक राउंड मारा। ठीक है, जब आप पूरा राउंड मार के आ गए तब 10:30 बज गए। ठीक है, तो 10:30 बजे आपकी गाड़ी क्या ही थी, रेस्ट पे थी। ठीक है, 10 बजे भी आपकी गाड़ी रेस्ट पे थी जब आप स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन 10 से 10:30 के बीच में आपकी क्या थी, कार रेस्ट में नहीं थी, मोशन में थी, और उसकी कोई वेलोसिटी थी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक, समझ गए, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तब भी आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, तो वो जीरो ही होगी। ठीक है, समझ गए, हो गया। सो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास, यहाँ पे मान लो बॉक्स का मास यहाँ पे 2 किलोग्राम गिवन है। ठीक है, 2 किलोग्राम
केजी दिया हुआ है। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो एम ए के फॉर्मूले से, एम ए एक्सेलरेशन, ठीक है। सो टू टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा आपका, वन, ए आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ए पता चल गया। तो अब आप फाइनल ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लोगे, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू डाल दो, u इज 0 प्लस ए टी, ए आपका पता है 1 है, टी किस पे निकालना है, 2 सेकंड पे निकालना है। सो आपका कितना आ गया भाई, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को यूनिट होती है 2 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे भी लिख सकते हो 2 ms-1 और 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों वैसे ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों वही बात होती है, ठीक है। पावर नेगेटिव हो गई ना। सो ये हो गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, बॉक्स की वेलोसिटी, ठीक है, एट 2 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आप बोलो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, ठीक है, जब वो पोजीशन ए से बी पे जा रहा था। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क को समझते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन होगी, और लेंथ आप जानो, ये तो आपको बता दूं, ये ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क एनर्जी पावर में भी। लेंथ यानी क्या, डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। डिस्टेंस होता है टोटल एरिया, टोटल लेंथ, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही समझाना पड़ेगा। जैसे एक बेसिकली कार है, ठीक है, एक कार है, मान लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, ये एक कार है, ठीक है। ये अभी इस वक्त 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट पे है, ठीक है। और ये 1 बजे, ठीक है, 1 PM पे 0 मीटर पर सेकेंड पे थी, ठीक है, 1 PM पे, हाँ, 0 मीटर पर सेकेंड पे थी। लेकिन यहाँ पे आप देखो 2 PM पे, 2 PM पे कार बेसिकली गोडाउन से अपने घर पे आ गई, ठीक है। मान लो गैरेज पे रखी थी, तो फ्रंट डोर पे आ गई, फ्रंट गेट पे आ गई कार, ठीक है। सो यहाँ पे जब कार आ गई, तो इसने क्या किया, कुछ एरिया कवर किया ना। सो अगर मैं कहूँ कि इसकी क्या है, इसका आप निकालो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप क्या करोगे, सीधे गैरेज, गैरेज या गोडाउन, गैरेज में कार रखते हैं ना, तो गैरेज से आपका फ्रंट गेट की जो दूरी होगी, वो क्या इंडिकेट करेगी, क्या इंडिकेट करेगी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो, सो गैरेज से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा फ्रंट गेट का, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, एसपी मान लो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट पाथ, वो इसकी बताएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये सब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से आपको वीडियो में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लीज़ उसको जाके देख सकते हो आराम से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा गाइड कर दिया। सो अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है वर्क की। सो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, और एक रिलेशन लिखो यहाँ पे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है, इंटू 1 मीटर। ये कई बार एनटीएससी में इसके जरिए आया हुआ है क्वेश्चन, ये एमसीक्यू बेस्ड में, और लिख सकते हो इसे, और शॉर्ट फॉर्म में 1 J इज इक्वल टू 1 N M, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है कई बार, ठीक है। इसमें क्या करते हैं एनटीएससी में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरह से आता है, 1 J, ठीक है, अपॉन N, ठीक है, ये क्या होगा, ये बताना रहता है आपको, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। सो 1 J अपॉन N होगा, तो आपका क्या क्या बता सकते हो, 1 J अपॉन N क्या होगा, M होगा, ठीक है। सो 1 M होगा, ठीक है, 1 J अपॉन 1 N इज इक्वल टू 1 M। इस ये रिलेशन आया हुआ है 2000 आई थिंक 8 में, ठीक है, 2008 में आया हुआ है एनटीएससी में क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो, अब देखते हैं आरआरबी जेई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जो शीट मिली है उस वो 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी की यूनिट नहीं है। ऑप्शन है वॉट सेकंड, किलो वॉट आवर, जूल और वॉट। तो आपको बता दूं कि पावर की एनर्जी जो होती है, पावर की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये लिखो आप, एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो होता है वॉट, ठीक है। और एनर्जी की जो यूनिट्स हैं, एनर्जी की यूनिट्स इंपॉर्टेंट लिख लो, ये आरआरबी जेई से इससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको लिखवा दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ लिख लो आप, ये बहुत हेल्प करेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी इससे। एनर्जी की जो यूनिट्स होती हैं, एसआई तो होती है जूल, ठीक है, लेकिन और भी यूनिट्स होती हैं जिसका नाम होता है वॉट सेकेंड, ठीक है। वॉट सेकेंड एक एनर्जी की यूनिट है गाइस, ठीक है, याद रखना आप।
ये रिलेशन होता है ना फिजिक्स में, तो ऐसे हो जाता है कई बार रिलेशन बनाने से यूनिट्स बन जाती हैं। किलो वॉट आर, किलो वॉट आर जो है ये हाई यूनिट है। जैसे आपने सुना होगा मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सो वैसे ही होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सो मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, तो वही उसी टाइप का है, आप समझ लो। सो किलोमीटर, किलो वॉट आर जो है वो बड़ी यूनिट है, ठीक है, कंपेयर टू जूल, समझे, समझ रहे हो। सो ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन आया था एमसीक्यू, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में लिखवा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं फिर से आपका कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल से, ठीक है। वर्क वर्क डन लिखा दे रहा हूँ, पहले पहले वर्क डन की डेफिनेशन लिख लो आप, ठीक है। व्हेन ए फोर्स ऑफ, व्हेन ए फोर्स, जब एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यहाँ पे कंडीशन देखो, फोर्स लगेगी लेकिन किसकी, 1 यूनिट की, 1 न्यूटन की ही लगेगी, ठीक है। मूव्स ए बॉडी, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी, एक बॉडी को मूव करा देगा, व्हेन मूव्स ए बॉडी, मूव्स कराएगा एक बॉडी को थ्रू ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस मूव कराएगा या ट्रेवल कराएगा, एक ही बात है। मूव्स ए बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ऑफ 1 मीटर, ठीक है, ऑफ 1 मीटर करा देगा इन इट्स ओन डायरेक्शन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इट्स ओन डायरेक्शन, ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई में, क्लास आईसीएसई बोर्ड में ये डेफिनेशन आती है एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स में 8th में 9th में, तो आप लिख देना, ये आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इन इट्स ओन डायरेक्शन, ठीक है, इन इट्स ओन डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन वर्क डन इज 1 जूल, देन, ठीक है, देन वर्क डन इज सेट टू बी, देन वर्क डन इज 1 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 जूल, ठीक, इसे आप जरूर लिख लो, ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज भी बढ़ेगी, और आप जब तक अच्छे से समझोगे नहीं ना किसी चीज़ को, आप लोग क्या करते हो, आप लोग गलती करते हो, प्रिपरेशन जब भी करते हो, पढ़ाई करते हो, आप लोग सोचते हो शॉर्टकट से, शॉर्टकट ढूंढ लें, जल्दी जल्दी बस हो जाए, ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन आप वही थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दो, अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप कर लो, ठीक है, उसकी डेफिनेशन याद कर लो, उसके फॉर्मूला समझ लो, उसके डेरिवेशन समझ लो, ठीक है, उससे रिलेशन बनाना सीख लो, ठीक है, थोड़े उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो 5-10 तो आपको फिर उस टॉपिक को कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। सो मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा टाइम पेशेंस रखा करो, बस पेशेंस रख के पढ़ाई किया करो, ठीक है। सो यही गड़बड़ी होती है, इसीलिए हमने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है कि बच्चों में बेसिकली हम एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी देंगे, ठीक है। हम आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाएंगे बुकिश लैंग्वेज में, हम आपको ईजी लैंग्वेज में अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस यही हमारी कोशिश है, ठीक है। सो अब इसको समझाता हूँ थोड़ा। सो क्या है ये, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, मान लो फिर से वही एक बॉक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बॉक्स है, पोजीशन ए पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट समझ लो, जॉन ने लगाया, ठीक है, फोर्स 1 न्यूटन का लगा दिया इस बार, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यहाँ पे ये पॉइंट डिस्प्लेस कर गया, ये पॉइंट बी पे आ गया, ठीक है, ये बॉक्स फिर से, लेकिन यहाँ से इसकी दूरी कितनी ही थी, यहाँ से ए टू बी की दूरी थी 1 मीटर, ठीक है, इस बार, ठीक है। सो इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन में फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा था, टूवर्ड्स राइट, राइट साइड, या आप बोल सकते हो हाँ राइट साइड लगा था फोर्स, ठीक है, राइट साइड लगा था फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है, या राइट साइड, सिंपल लैंग्वेज, राइट साइड लगा था, बॉक्स किधर था, राइट साइड पे फोर्स लगा, बॉक्स भी किधर डिस्प्लेस हुआ, राइट साइड, ठीक है, यहाँ देखो, राइट साइड डिस्प्लेस हुआ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सो क्या यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। सो वर्क डन किसका हुआ, बता सकते हो। सो यहाँ पे जॉन ने वर्क डन किया, ठीक है, जॉन ने वर्क डन किया बॉक्स पे, ठीक है। सो इसमें 1 जूल आ गया, ठीक है, वर्क डन इज सेट टू बी 1 जूल, ठीक, समझ गया। सो अब आगे बढ़ते हैं कुछ अनदर रिलेशन पे। सो देखते हैं कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स बेसिकली जो होते हैं फिजिक्स के, वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपको तो, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, व्हेन वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से नहीं एस से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखो, ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क डन, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं छोटे से एकदम कम समय में क्लियर कर देता हूँ आपको। सपोज करो एक बॉय है जॉन, ठीक है, बॉय है जॉन, ठीक है, उसका बेसिकली स्कूल पॉइंट है ए, ठीक है, वो अपने स्कूल गया था ए पे, ठीक है, उसका जो होम का पॉइंट है वो है बी पॉइंट, ठीक है।
सो ए से बी उसको जाना था, ठीक है, लेकिन उसका जो स्कूल था वो घुमाव में था, ठीक है, मतलब समझ सकते हो पार्क है, उसके बीच में एक पार्क है, ठीक है, उसके बीच में स्कूल और घर के बीच में उसके एक पार्क है। सो वो बेसिकली थोड़ा सा घूम करके जाता था ऐसे, ठीक है, बी तक, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जो दूरी थी मान लो 250 मीटर थी, ठीक है, लेकिन एक और रास्ता था, अगर वो पार्क को डायरेक्ट क्रॉस कर जाए, ठीक है, पार्क को एकदम डाके, ठीक है, फेंस को एकदम क्रॉस करे और डायरेक्ट वो पहुंच जाए अपने स्कूल, ठीक है, उसको इतनी दूरी नहीं करनी पड़ेगी। और इसकी जो डिस्टेंस थी वो थी मात्र 150 मीटर। तो यहाँ पे 100 मीटर की कमी आ गई। तो यहाँ पे देखो, मान लो इस पॉइंट को नाम ले कर लेते हैं ए। सो एरिया जो है आपकी, समझ सकते हो आप, एरिया, या नहीं ऐसे समझ लो, लेंथ, लेंथ समझो, लेंथ, लेंथ के फॉर्म में समझो, लेंथ ए ओ बी, ठीक है, इसको मैं ओ पॉइंट मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ओ पॉइंट मान रहा हूँ, लेंथ ए ओ बी क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम स्कूल टू होम, ठीक है, ये होम है, ये स्कूल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए टू बी। सो ए से बी अगर डायरेक्ट जा रहा हो तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, ये है शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऐसे ही समझा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा मतलब कि कितना कवर किए, ठीक है, टोटल लेंथ कितने कवर किए आपने। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वहाँ से, ठीक है, जैसे कई रास्ते हो सकते हैं ना, जैसे यहाँ से स्कूल से घर जाने के कई रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, और एक मान लो पीछे साइड से बैक साइड से है, वो पूरा क्रॉस करके फिर से यहाँ से जाए, ठीक है, ये 300-350 मीटर का रास्ता है, डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे आपको अपने घर से कहीं मॉल जाना है, मान लो शॉपिंग मॉल, तो कई रास्ते होते हैं उसके, ठीक है, आप अपनी गली से जाओगे, कोई दूसरी गली से जाएगा, ठीक है, कई मतलब वो होते हैं, रोड्स होती हैं जो एक ही मॉल को कनेक्ट करती हैं, कोई इस साइड से कनेक्ट करेगी, कोई लेफ्ट साइड से कनेक्ट करेगी, कोई इधर से कोई इधर से, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इन सब में से उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, बस इतना समझ लो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो अब समझते हैं कुछ और चीज़। वर्क कब पॉजिटिव होगा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे मार्क कर दूंगा इस टाइप से, ठीक है। सो if displacement is in the direction of force, if displacement is in direction of force, is in direction of force, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, ठीक है। सो जैसे कि इस टाइप में हुआ था, यहाँ पे राइट साइड फोर्स लगी थी, राइट साइड डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ लिख लो आप, ठीक है यार, ये यही सब शॉर्ट नोट्स हैं, अंत में रिवाइज कर लेना, ठीक है, एग्जाम के पहले, और बीच में भी कर सको तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। सो अब देखो कब नेगेटिव होता है वर्क डन, ठीक है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट टू द फोर्स, ठीक है, अगर मान लो वही बॉक्स वाले एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, बॉक्स वाले एग्जांपल में आप समझो जॉन है, ठीक है, उसने फोर्स लगाई 1 न्यूटन की राइट साइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 1 न्यूटन था, यहाँ पे था फ्रिक्शन, यहाँ पे लगा था, समझ लो यहाँ पे फ्रिक्शन था, ठीक है, यहाँ पे स्लोपी फ्रिक्शन था, स्लोपी फ्रिक्शन समझो अभी, मतलब कि ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा था, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, ये किधर लगा रहा था, अपवर्ड्स लगा रहा था, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है आपकी, अपवर्ड्स है, और ये बेसिकली ऊपर टॉप पे जाना चाह रहा है, ठीक है, ये टॉप पे जाना चाह रहा है, ये नीचे है, ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, लेकिन उल्टा फोर्स लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी एक्ट कर गया यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन एक्ट किया। सो उसने क्या किया, ये जैसे बेसिकली डिस्प्लेस करना चाह रहा था यहाँ से पॉइंट बी पे, ठीक है, जिसकी दूरी थी 1 मीटर, लेकिन बॉक्स कहाँ डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे जहाँ पे जॉन खड़ा है सी पॉइंट पे, बॉक्स यहाँ पे आ गया, समझ गए, ठीक है, और जॉन एकदम पीछे आ गया, जॉन और पीछे आ गया अपनी पोजीशन से, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स लग रहा था अपवर्ड्स, लेकिन पूरा पोजीशन जो सिनेरियो था ये डाउनवर्ड चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा इस केस में, समझ गए, वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव, क्योंकि जिस एरिया में आप फोर्स लगा रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिएक्शन हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। सो समझ गए। सो इसे लिखवा भी देता हूँ, ये बेस्ट एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना रिवाइंड करके, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कब नेगेटिव होगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट is in the opposite direction of force, the is in the opposite direction of force, is in the opposite
डायरेक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। सो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इंटू एस हो जाएगा, ठीक। अब एक थर्ड सिचुएशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये भी, रिलेशन क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। अगर आप प्लीज नोट्स बना लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको लेक्चर क्लियर हो जाएगा पूरा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स डन, फोर्स और वर्क डन, ठीक है, इज जीरो, देन वर्क डन इज जीरो। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं बता दूं, एक कुली है, ठीक है, कुली है, मान लो यहाँ पे कुली है, यहाँ पे इसका भी नाम जॉन रख देते हैं, ठीक है, एक ही कैरेक्टर रखो, याद रहेगा, जॉन है, ठीक है। उसने एक अपने ऊपर एक लगेज रख रखा, ऊपर उठा रखा है, ठीक है, सूटकेस बोलो, लगेज बोलो, ठीक है, लगेज बोलते हैं, ठीक है, लगेज को उठा रखा है, ठीक है। कब से उठा रखा है? 5 मिनट से उठा के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो चल नहीं रहा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जॉन, बेसिकली जॉन का विथ रिस्पेक्ट टू लगेज जो है वो वर्क डन जीरो है, वो वर्क डन जो है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कैसे लग रही है, फोर्स जॉन के हेड ने उठाया है उसे, तो फोर्स जॉन का हेड कहाँ फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड्स, और लगेज भी क्या, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सभी पे लगता है, हम पे भी लगता है, आप पे भी लगता है, हाँ, सारी चीज़ों को ग्रेविटी क्या करती है, डाउनवर्ड्स की ओर ढकेलती है। सो डाउनवर्ड्स भी फोर्स लग रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और ये सब आप एडवांस पढ़ोगे 11th में, ठीक है। सो यहाँ पे मेन 0 न्यूटन हो गया फोर्स, लेकिन यहाँ पे वर्क डन जो है वो जीरो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट परपेंडिकुलर है। सो देखो, आप इसको लिख भी लो थोड़ा, यहीं लिख लो, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर व्हेन वर्क डन जीरो का कब होगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं हुई, ठीक है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर, when displacement is perpendicular to force, ठीक है, when displacement is perpendicular to force। यहाँ पे आप देखो डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की ओर ढकेल रही है, जॉन के हेड पे बेसिकली प्रेशर भी पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट, जॉन का हेड ही किसी तरह से उसे उठा के रखा हुआ है, ठीक है, समझ गए आप, ये सिनेरियो याद रखना। अब कुछ और देखते हैं, एनर्जी के बारे में समझते हैं थोड़ा, ठीक है। एनर्जी के बारे में समझते हैं, ये हमारा वर्क डन हो गया कंप्लीट, ठीक है, वर्क हो गया, अब हम एनर्जी के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आ जाओ, आप एनर्जी के बारे में अच्छे समझते हैं, वर्क, एनर्जी, पावर, तीन चीज़ आप समझोगे इस लेक्चर के जरिए, ठीक है। प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, पूरा देखें, ठीक है, तभी एक एक चीज़ आएगी, ठीक है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो भी बच्चे हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, उन्हें उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है, वो अब कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, वर्क डन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, वो एनर्जी कॉन्सेप्ट बचे हैं, ठीक है। एनर्जी देखते हैं। पहले देखो आप एनर्जी की एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी, जूल, ठीक है, जूल। लेकिन जो बड़ी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो बिगर यूनिट क्या होगी आपकी, किलो जूल, बिगर यूनिट, ये एसआई यूनिट है, लेकिन अब हम लिखेंगे बिगर यूनिट, ये जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं। बिगर यूनिट होती है इसकी केजे, ठीक है, केजे, सॉरी केजी नहीं, और किलो जूल इसे बोलते हैं, किलो जूल, ठीक है। यहाँ पे एक रिलेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 kJ किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है, ये दोनों याद रखो, और इससे रिलेटेड आप कर लोगे तो आपको भूलेगा नहीं कभी, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दी, किलो जूल भी लिख दी, किलोग्राम भी लिख दी, आप इस तरह से याद करो। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स होता है, ये तो सभी को याद होगा, ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, 4th 5th में भी, ठीक है। 1 kg जो होता है, किलो जूल जो होता है वो 1000 जूल होता है, बस सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी की डेफिनेशन कोई पूछेगा क्या बताओगे, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कोई आदमी कितना काम कर सकता है, एनर्जी इज कैपेसिटी, कैपेसिटी जानते हो, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, काम करने की के लिए ताकत, एनर्जी को सिंपल वर्ड्स में अगर आम बोलचाल भाषा में क्या बोलोगे आप, ताकत, ठीक है, ताकत नहीं बोलोगे, ताकत होती है पावर, सॉरी, एनर्जी नहीं, एनर्जी को बोलते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति बोला जाएगा हिंदी में, ठीक है, सॉरी, ताकत नहीं, ताकत तो पावर हो गई, ठीक है, शक्ति कितनी आप में अंदर, ऊर्जा, शक्ति से भी अच्छा आप बोल सकते हो ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, जा, ओ सॉरी, ऊर्जा नहीं, ऊ ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, हाँ ये है, ऊर्जा बोलोगे, ठीक है, तो हिंदी में समझाने के लिए बता दिए। सो
इट्स द स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? ए स्केलर क्वांटिटी। नोट्स बना लो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो, ए स्केलर क्वांटिटी। कॉपी में नोट्स बनाना, पन्ने वगैरह में मत बनाना, नहीं तो उससे आपको समझ में भी नहीं आएगा और फालतू इरिटेशन भी होगी, वो पन्ना खो भी जाएगा, पढ़ भी जाएगा। सो ये सब मैंने बहुत किया हुआ है बचपन में, तो ये सब काम मत करिएगा आप लोग अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के कॉपी में अच्छे से लिखना हर चीज़ को, ठीक है। प्रॉपर स्टडी करो, नहीं तो फिर मत करो, ठीक है। मेरा यही मानना है कि अगर स्टडी करो, कोई भी काम करो, अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर मत पढ़ो, छोड़ दो, ठीक है। ऐसा यूनिट इज जूल, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, मैंने बता दिया, एज सेम एज वर्क, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिख लो यहाँ पे, कई बार आया भी है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, आरआरबी जेई में। तो ये सब चीज़ें जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, समझो इसी में से एमसीक्यू फ्रेम होंगे, आपके एनटीएससी के एमसीक्यू इसी में से फ्रेम होंगे, आरआरबी जेई के तो ऑलमोस्ट जो भी मैं लेके चल रहा हूँ आरआरबी जेई के तो सारे एमसीक्यूज बेस्ड ही हो रहे हैं, ठीक है। इसी में से आ रहा है जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे सेल्फ रिटन नोट्स है और कई बुक्स को मैंने ध्यान में रख करके ये सब प्रिपेयर किया, तब आपके सामने मैं ये वीडियो लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको बिल्कुल हल्के में मत लो, एसएससी जेई के भी कॉन्सेप्ट इसी से फंसेंगे, और ये सब चीज़ें अगर आप समझ लोगे, न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लोगे, तो आपका बेसिकली आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। सो एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन लिख रहे हो आप, तो उसमें भी आपको एक्सेल बेसिकली ग्रोथ मिलेगी, ठीक। सो समझो हर चीज़ को, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो ये जो चीज़ें हैं ये सब डायरेक्ट एमसीक्यूज बेस्ड में आई हैं, अगर आप अच्छे से इन डेप्थ जानते रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप अच्छे से कर लोगे इजीली, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं भाई? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका, हीट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी यहाँ लिख दे रहा हूँ, राइटिंग में मत जाना, बस कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। केमिकल एनर्जी राइटिंग में, एकेडमिक्स में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट आपको ये जितना याद रहेगा, जितनी जल्दी आप आंसर कर पाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि पहले एक रिलेशन लिख लो, पहले रिलेशन लिख लो, फिर डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, के डॉट ई डॉट, ठीक है। के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस भी बहुत जम के पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जाम्स में भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, और एकेडमिक्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हो गया एम स्टैंड्स फॉर मास एंड वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। अब ये मत पूछना कि इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो बस वेलोसिटी समझ लो, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा वेलोसिटी, ठीक है। सो अब पूछते हैं, ओ सॉरी, अब बताता हूँ आपको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो व्हेन एनर्जी इज प्रोसेस्ड, ठीक है, व्हेन एनर्जी पॉजेस्ड, पॉजेस्ड का मतलब जानते हो? पॉजेस्ड होना किसी चीज़ का, ठीक है, होना। पॉजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट होता है और स्टेट ऑफ मोशन होता है, ठीक है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये सब बताया हुआ है मोशन टॉपिक में, आप प्लीज उसको जाके देखना। ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, देन ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, देन दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, ठीक है। सो एनर्जी बेसिकली, इसमें सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको काइनेटिक एनर्जी समझाने के लिए। कार बेसिकली 10 बजे आपके घर पे कार खड़ी थी, आपकी कार थी, ठीक है। कार खड़ी थी 10 बजे, ठीक है, 10 बजे खड़ी थी, 10 AM पे कार खड़ी थी, ठीक है। 10 बजे कार खड़ी थी, यहाँ पे मोशन था रेस्ट में, ठीक है। 11 बजे आपने कार की चाबी निकाली, ठीक है, और आप लेके चल दिए उसे, ठीक है। आप लेके चल दिए पार्क घूमने, मॉल घूमने, ठीक है, मॉल घूमने चल दिए आप, ठीक है। सो यहाँ पे अब कार क्या हो गई? मोशन में आ गई, ठीक है। सो कार में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बता सकते हो? सो कार का मास है बेसिकली 2 किलो, ठीक है, 2 किलोग्राम से, ठीक है, 2 किलोग्राम से। वेलोसिटी बेसिकली कार की जो है वो आप मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि आप एवरेज वेलोसिटी मान लो कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे थे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है। सो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट मारेंगे, ठीक है। सो इसका शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम आते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। किलोमीटर से इसमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हो ना, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये हो जाएगा 2 9 जो, ठीक है, 5 to the 100/9, ठीक है। सो 9 1 9, 110, ठीक है, 9 1 9, तो 11 पॉइंट समथिंग मान लो, 11.1 मान लो, ठीक है, 11 मान लो। सो ये हो गई 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 11 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर वापस से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहो तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट कर दिया जाता है, ठीक है। सो
198/5। तो आप समझ सकते हो 11 × 18 मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक होती है, बता देता हूँ आपको। अभी इसको सॉल्व कर लो फिर। 5 3 × 15, 48, 5 9 45, ठीक है। 45 के बाद फिर हाँ तो ऑलमोस्ट ये 8 आएगा, हाँ तो 40 km/h बोल सकते हो, ठीक है। सो यही हो गया। सो 11 से मल्टीप्लाई करने पे एक शॉर्टकट देख लो आप। 11 × 18 मैंने फट से कैसे लिख दिया, तो आप देखो 11 से जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसको बस से अपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया करो। तो 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया। सो यहाँ पे 8 × 1 + 1, 11 से मल्टीप्लाई करने पे जब आप सेकंड टाइम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो ये रूल होता है। सो 1 × 8 8 होगा, +1 प्लस ये वाला भी 1 ऐड कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे एट लास्ट 1 × 8, तो 8 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 × 1 मैंने किया, 1 × 1 किया तो ये आ गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया 1 × 8 का, ठीक है। 1 × 8 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसको मैंने ऐड करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको प्लस करके लिख दिया। और फिर एट लास्ट मैंने लास्ट वाले को, राइट हैंड साइड वाले को 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो ये 198 आ गया। ये बस शॉर्ट ट्रिक थी। सो ये तो हो गई 11 की। बहुत बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं 11 से मल्टीप्लाई करने पे। 2 डिजिट की अलग होती है, 1 डिजिट की अलग होती है, 3 डिजिट की भी होती है, ठीक है। सो अब दूसरी चीज़ें देखते हैं पहले फिजिक्स में। सो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज के बारे में, ठीक है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक थी यानी मोशन की थी। सो यहाँ पे एनर्जी पोजेस्ड एट रेस्ट, ठीक है। बस सिंपल, एनर्जी पोजेस्ड एट रेस्ट, ठीक है। या रेस्टिंग पोजीशन पे जो एनर्जी पॉजेस होती, ठीक है। एनर्जी पॉजेस एट रेस्ट भी चलेगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। बाय ये बॉडी, आप ये सब आप लिख लेना स्टेटमेंट, ठीक है। बस शॉर्ट में ये याद रखो, शॉर्ट नोट्स में, बाय ये बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये स्टेट ऑफ रेस्ट होगा आपका यहाँ पे, बस यही डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन पूरी सेम होगी, ठीक। सो अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो जो बता रहा हूँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। सो अब देखो इसको डिनोट करते हैं आप लोग, हम लोग सॉरी, GPE, ठीक है। GPE से डिनोट करते हैं आप लोग, ठीक। सो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। व्हेन इसको समझा देता हूँ कि ग्रेविटेशनल का मतलब समझ तो, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को डाउनवर्ड खींचती है, ठीक है। ये आपका अर्थ है, इसको समझाने के लिए सब समझना पड़ेगा। अर्थ है, ठीक है, ये कंप्लीट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपनी एक्सेस पे। आपने ये सब पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन साइंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ ग्रेविटी लगती है डाउनवर्ड्स। ग्रेविटी टेंड्स टू पुल एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ डाउनवर्ड्स, ठीक है, बाय ए फोर्स, ठीक है। इसे बाय फोर्स, हाँ ठीक है। और इसे ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन बोलते हैं, जी से, ठीक है। जी जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसको बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है आपकी, जी, ठीक। सो अब इसकी बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ हाइट, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन इट अगेन ग्रेविटी। सो जैसे मान लो जॉन है, ठीक है, जॉन के हाथ में बॉल है, ठीक है, गेंद है, ठीक है, क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल ने उसने क्या किया, उसने अपने ऊपर फेंक दिया, ठीक है, यानी हवा में फेंक, आसमान के ऊपर फेंक, आसमान में फेंक दिया, सॉरी, आसमान के ऊपर नहीं, आसमान की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया बॉल को, ठीक है। बॉल ऊपर गई, ठीक है, बॉल ऊपर गई, पहले बॉल क्या थी, रेस्ट में थी, बॉल ऊपर गई, फिर बॉल को फेंका, किस फोर्स से फेंका, उसने फोर्स लगाया ना, फोर्स एक्ट किया किसके द्वारा, जॉन ने फोर्स लगाया, ठीक है। अब बॉल जब ऊपर गई तो ग्रेविटी लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी का क्या नियम है, हर चीज को डाउनवर्ड खींचना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं तो हम लोग भी ऐसा ग्रेविटी ना हो तो हम लोग उड़ने ना लग जाए, बिल्कुल उड़ने लग जाए। हम लोग वॉक करते हैं, हम लोग स्थिर हैं इस लैंड पे, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी हम लोग भी फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, ठीक। सो बॉल जब हवा में जाएगी तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, एक्सलेशन एक्ट करेगा। सो बॉल बेसिकली यहाँ पे अगर आप कहूँ कि जॉन ने बॉल के साथ वर्क डन क्या किया, सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इज रेज थ्रू अ हाइट, हाइट से रेज हुआ, वर्क डन हुआ, ठीक है, लेकिन अगेन ग्रेविटी हुआ, वर्क डन तो हुआ, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली इस सिचुएशन से आप समझो, अगर इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए अगर, सो यह सिचुएशन में यही तो है
कि वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन, ठीक है, वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क डन तो हुआ, बट अगेंस्ट हुआ, बट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बट अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो एनर्जी पोजेस की जाएगी बॉडी की, इस केस में, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस, ऐसा जब कोई केस हो जाता है कि वर्क तो डन हो रहा है लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, सो देन जो एनर्जी पॉजेस की जाएगी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस पे वर्क डन हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इन दिस केस एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉल, एनर्जी पॉजेस्ड, ऑब्जेक्ट पे होता है ना हर चीज पॉजेस, ठीक है, पॉजेस्ड बाय, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आपका बॉल है, ठीक है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो क्या है, इस जीपीई, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पे एक्ट कर पॉजेस कर गई, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजेस कर गई मतलब होना, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस बॉल पे, ठीक। सो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। सो अब समझते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो नेक्स्ट स्लाइड्स में समझा देता हूँ आपको। फिर उसके बाद तो पावर ही बचा है, पावर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी, ठीक है, समझो आप ध्यान से एकदम, ठीक है। एनर्जी लिख देता हूँ, अभी तो एनर्जी चल रहा है, ठीक है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, इलास्टिक, लिखो ध्यान से, इलास्टिक पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चन रट लेने से, बस एक बार मेमोराइज कर लेने से नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया अच्छे से दिमाग में, तो फिर चाहे जहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टिल्ट करके के भी पूछेगा तो आप आंसर कर जाओगे, ठीक है। ये क्या होता है भाई, काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी, ठीक है, चेंज हो गई शेप में, अब सिंपल वही जॉन है, ठीक है, जॉन याद रखो, लेकिन हर केस में जॉन अलग अलग करतब कर रहा है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जॉन को मत याद रखो, कॉन्सेप्ट को याद रखो बस। जॉन ने क्रिकेट बैट उठा लिया, ठीक है, जॉन ने क्रिकेट बैट उठा लिया, क्रिकेट बैट उठा लिया, जॉन का आज मूड बना कि भाई क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए, बैट बॉल चाहिए, कुछ फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है, खेला भी करो क्योंकि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। क्रिकेट बैट उठाया, यहाँ पे जॉन का फ्रेंड था एक तो जॉनी, ठीक है, जॉन का फ्रेंड था जॉनी, ठीक है, जॉन का फ्रेंड जॉनी, ठीक है, उसने फेंक दी बॉल जॉन के बैट की तरफ ताकि बैट से हिट करे, जॉन ने अपने बैट से हिट कर दिया बॉल को, तो जैसे ही बॉल बैट पे आई, जॉन ने हिट किया, दबा के हिट करते हैं ना, जब बैट पे हिट करेंगे तो बॉल बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा उसका शेप चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें प्रेशर नहीं लगेगा, क्यों बिल्कुल लगेगा। जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये बैट है, ठीक है, ये बैट है, ये जब इसको हिट करेगा तो इस पे बेसिकली क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स या प्रेशर भी बोल सकते हो, प्रेशर इसको बता देता हूँ, प्रेशर क्या होता है, जो मैं बार बार प्रेशर बोल रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि फोर्स लगेगा कि प्रेशर लगेगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, सिंपल रिलेशन, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख लो, ये भी काम आएगा। ये उस वक्त पढ़ा जाता है जब आप वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ते हो, जैसे प्रेशर लगता है, थ्रस्ट लगता है, वो सब चीज़ें जब आप पढ़ते हो तब आता है प्रेशर, बेसिकली प्रेशर भी एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट फिजिक्स का, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब यहाँ पे जब इसमें इस पे लगा फोर्स लगा, ठीक है, सो यहाँ पे बॉल प्रेशर में प्रेशर भी लगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया है ना, यहाँ पे बॉल के इतने एरिया पे लगा फोर्स, ठीक है, सो यहाँ पे प्रेशर लगा, फोर्स भी लगा और एरिया पे लगा, ठीक है, फोर्स अगर एरिया पे लग जाए तो फिर प्रेशर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं करेक्ट लैंग्वेज यूज करूँ तो यहाँ पे क्या है, बॉल पे प्रेशर लगा, बॉल अंडर गोज या फील प्रेशर, अंडर गोज की या फील की प्रेशर, ठीक है, प्रेशर लगा, ठीक है, फोर्स नहीं लगा, क्यों, फोर्स भी लगा, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप क्लियर चीज समझो, फोर्स, जैसे आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे लेकिन पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे लग रहा है बॉल के, ठीक है, पूरे बैट ने पूरी बॉल को नहीं मारा, बॉल के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा एक ही पोर्शन तो हिट होगा ना भाई, पूरी बॉल थोड़ी ग्राउंड है बॉल, सारे पूरे हिस्से पे थोड़ी प्रेशर फोर्स लगेगा, ठीक है, सो इतने जो पॉइंट्स हैं इतने एरिया पे कुछ नहीं हुआ, बस इतने एरियाज पे प्रेशर लगा और फोर्स लगा, सॉरी, ठीक है, सो फोर्स इतने एरिया पे लगा, तो यहाँ पे बोल सकते हो बॉल पे प्रेशर एक्ट किया, ठीक, सिंपल। सो बॉल अंडर गोस प्रेशर, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, इसके प्रेशर के कारण बॉल बेसिकली जब प्रेशर में थी, जब जिस वक्त फोर्स लग रहा था तो बॉल का शेप कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, बॉल का शेप कुछ इस तरह से होगा, क्यों, क्योंकि बैट ने उसे हिट किया, क्लियरली अब समझ में आ रहा है। ओरिजिनल बॉल का शेप क्या था, ओरिजिनल बॉल का शेप राउंड था, ओरिजिनल ओरिजिनल बॉल शेप, ठीक है, ओवीएस मान लो, ओरिजिनल बॉल शेप, ठीक है, सो ये था, लेकिन जब उसमें बैट से जब हिट किया जिस पॉइंट पे, जिस यूनिट टाइम में, उतने एरिया पे, तब उसका बेसिकली पोजीशन कुछ इस तरह से हो गया था, ठीक है,
तभी तो उस पर फोर्स लगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब ये फोर्स यहाँ लगा तो फिर वो आप वापस फोर्स लगाएगी, काउंटर फोर्स, लेकिन बैट का फोर्स ज़्यादा था, इसलिए बॉल बाहर जाएगी। ठीक है, बाहर मतलब बॉल जाएगी, ठीक है, हवा में। ठीक है, सो बॉल गई, फिर वो अपना पोजीशन शेप चेंज की, तो यहाँ पे क्या हुआ, शेप का चेंज हुआ। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बॉल पे बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्ट की, क्योंकि बॉल का शेप कुछ पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चेंज हो गया। ठीक है, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बाई स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। क्यों, यहाँ पे क्या हुआ, बेंडिंग, हिटिंग हुई, यहाँ पे सिंपल हिटिंग हुई। सो बॉल क्या गई, बेंडिंग हुई, बॉल बेंड हो गई, बेंडिंग, ट्विस्टिंग बोल सकते हो। सो ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म हुआ यहाँ पे, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग, बॉल कंप्रेस हुई सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग यानी मुड़ना, कंप्रेस यानी कंप्रेस करना यानी दबना। ठीक है, दबना, तो बॉल पे क्या हुआ, बॉल पे जब बैट ने हिट किया तो बॉल दबी। ठीक है, कंप्रेशन को इंग्लिश में बोलते हैं दबना, हिंदी में बोलते हैं सॉरी, दबना। ठीक है, दबाव, दबाव झेला। बेंडिंग होता है मुड़ना, मुड़ गई, मुड़ना। ठीक है, जैसे रबड़ बैंड होता है, मुड़ जाता है। ट्विस्टिंग करना यानी घूम जाना। ठीक है, एकदम हाँ घूम जाना, वही बात हुई। ठीक है, कुछ भी इन सारी मैकेनिज्म अगर हो जाएगी तो तब बोलेंगे कि बॉल पे जो है जो पोटेंशियल एनर्जी एक्ट की वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, सो अब देखो, चेंज इन द शेप ऑफ ए बॉडी। ठीक है, व्हेन चेंज इन शेप of body occurs due to ड्यू टू आपका वही कंप्रेशन, ड्यू टू कंप्रेशन। ठीक है, अब कंप्रेशन हो गया, या फिर आपका बेंडिंग हो गई। ठीक है, ट्विस्टिंग हो गया, ट्विस्टिंग। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर फोर्स अप्लाइड। ठीक है, आफ्टर फोर्स अप्लाइड, फोर्स के लगने से ही हुआ ना हर चीज़। ठीक है, आफ्टर फोर्स अप्लाइड, तब वो बॉडी पे जो है एनर्जी जो प्रोसेस करेगी, एनर्जी प्रोसेस्ड जो करेगी, एनर्जी जो वहाँ पे एनर्जी रहेगी या होगी, उसे बोलेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? ठीक, सो अब इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक, so according to this law, energy can be converted from one form to another. It can neither be created nor destroyed. कुछ laws होते हैं conservation laws. Total energy before and after transformation remains same. ठीक है, so ये जैसे बॉल का ही केस देखो, यहाँ पे बॉल ने जब शेप चेंज किया अपना, ठीक है, सो उस पर क्या हुआ था, उस पर बैट ने फोर्स लगाया था ना, तभी तो उसकी शेप चेंज हुई। सो बॉल पे यहाँ पे एनर्जी जो पॉजेस की गई बॉल की तरफ से वो थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बॉल अगर मान लो ऐसे ग्राउंड पे रखी है, ग्राउंड पे बॉल रखी है, ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ग्राउंड है, ग्राउंड पे बॉल रखी है। ठीक है, सो बॉल यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। सो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन जब बैट ने उसको हिट किया तो बॉल क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आ गई। नहीं, बॉल उसने फेंका था तब बॉल काइनेटिक एनर्जी में ही थी। ठीक है, बैट से जब हिट की तो फिर काइनेटिक एनर्जी में आ गई। ठीक है, सो जब तक बॉल ग्राउंड पे थी वो रेस्ट में थी। ठीक है, सो यहाँ पे आप सिंपल से समझो, यहाँ पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है, ये चीज़ समझो आप, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मस्ट बी जीरो है, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट है। पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, अब कितनी है वो जब मेजर करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया, इसका बॉल का मास भी है। ठीक है, बॉल का मास बिल्कुल है भाई। ठीक है, सो वेलोसिटी जब एक्ट कर जाती है तो स्टेट चेंज हो जाता है। सो अब कंजर्वेशन ऑफ लॉस समझते हैं, ये सारी सिचुएशन आपने आज समझ गए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उससे रिलेट करने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या होता है, सो लॉ मैं इसी में समझा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। पहले पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही क्रिएट की जा सकती है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही पूरी तरीके से ख़त्म करी जा सकती है। एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, साउंड लगा रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी से मैंने फूड इनटेक किया है, इसके कारण से मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी है, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, आप
भी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अभी पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, आप सुन रहे हो, ठीक है। सो आप कैसे सुन रहे हो, साउंड है ना, तो इसीलिए तो सुन रहे हो, तो हर चीज़ एनर्जी ही है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। सो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपने सुना भी होगा, आप आगे आप पढ़ोगे भी 11th 12th में। सो अब दूसरा चीज़ देखो, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ये क्रिएट नहीं की जा सकती, नहीं ख़त्म की जा सकती है, बस ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। एनर्जी कैन ओनली बी सिर्फ, कैन ओनली, ओनली मतलब सिर्फ, ठीक है, ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जैसे फॉर्म टू अनदर, अब वही ग्राउंड वाला एग्जांपल दो, ठीक है, बॉल का, वही बॉल का ग्राउंड वाला एग्जांपल समझो। जब बॉल ग्राउंड पे है, ठीक है, जब बॉल ग्राउंड पे है, ठीक, तब वो क्या है, रेस्ट में है। जॉनी ने बॉल उठा ली, जॉनी क्या था, बॉलर था, ठीक है, जॉनी ने बॉल को उठा लिया। तो जैसे ही बॉल को उठाया, बॉल क्या आ गई, मोशन में आ गई, ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो गया। सो यहाँ पे बॉल की जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो कुछ थी। अब जॉनी ने जब बॉल को उठा लिया, तो वो काइनेटिक एनर्जी के जरिए कुछ और हो गई, चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें क्या किया, जॉनी ने थोड़ा सा वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स दे दिया। सो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक, समझ गए। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझो आप, ये तीसरा, तीन तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद रखो, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ऑफ एनर्जी है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, मास का भी होता है अलग से, ठीक है। सो दिस लॉ, ठीक है, यानी दिस लॉ इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन, सारी सिचुएशन के लिए वैलिड है, चाहे जहाँ पे भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ भी होगा। एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ, एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको एक कार का एग्जांपल देकर समझाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। कार थी, मान लो कार है, ठीक है, आपके घर पे कार है, वो अभी रेस्ट में है, आप गए, चाबी लगाया, इंजन स्टार्ट किया, ठीक है, इंजन स्टार्ट किया, इंजन क्या था पहले, रेस्ट में था। जैसे ही उसको बेसिकली आपने ऑन किया, स्विच ऑन किया, वो इंजन मोशन में आ गया, ठीक है, उसके जो मोटर हैं वो मोशन में आ गए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, कार में आप क्या डालते हो, पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, फॉसिल फ्यूल है, फ्यूल क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। सो जब आप उसको चलाने लगते हो, ठीक है, रोड पे जब कार चलने लगती है, तो फ्यूल क्या होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है बर्न, तेल जलने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड है ना, फ्यूल लिक्विड है, लिक्विड स्टेट है, ये जल रहा है, ठीक है, कार क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखो आप कि कैसे फ्यूल के बर्न होने से, किसी चीज़ के जलने से कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ मूव कर रही है, मोशन में आ गई, ठीक है, बॉडी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटायरली ये सिचुएशन का कैसे हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म ही तो हो रहा है आपका, ठीक है। इसमें बेसिकली फ्यूल में क्या है, पावर है, ठीक है, पेट्रोल में ताकत है, वो जल रहा है, ठीक है। तो जितना तेज जलेगा, वो जितना मतलब गाड़ी जब आप बहुत स्पीड में चलाते हो, तो तेल क्या होता है, तो और जलने लगता है, ठीक है, ये होता है सिस्टम, थोड़ा मतलब फास्ट तेजी जलने लगता है, ठीक है। तो वो बेसिकली और तेज होगा, तो इसे समझ सकते हो, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब समझते हैं अब हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनेमो, ठीक है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन था, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कौन सी एनर्जी थी, आप बता सकते हो, वहाँ पे क्या, कौन सी एनर्जी थी जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा था, वो थी केमिकल एनर्जी, ठीक है, वो केमिकल था ना, फॉसिल फ्यूल का केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही थी आपकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक, या मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बर्न हो रहा था और गाड़ी आपकी चल रही थी रोड पे। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, डायनेमो होता है, एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। कैंडल, मोमबत्ती आपने देखी होगी, कैंडल क्या है, लाइट एनर्जी है, ठीक है, लेकिन कैंडल क्या है, मोम से बनता है, ठीक है। सो मोम क्या है, जलता है वो भी, तो मोम क्या है, केमिकल है। केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, यहाँ पे क्या देता है आपको, लाइट देता है, रोशनी देता है, लाइट एंड हीट, ठीक है, हीट भी है, गर्म भी देता है, ऊर्जा, ठीक है, रोशनी भी देता है और भाप, गर्माहट भी देता है, ठीक है। कैंडल, माइक्रोफोन है आपका। सो देख रहे हो कितने प्रिंसिपल, कितने डिवाइसेस इस टॉपिक पे बने हैं, किससे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पे। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक,
वेट अ मिनट गाइस, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए बस, थोड़ा सा, अच्छे से आपको समझ में आएगा हर चीज़ अच्छे से, बस, ठीक है। ये है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो है वो आपका क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी, ये आपका साउंड जो आप सुनते हो ध्वनि, साउंड एनर्जी अप टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी ई लिख दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल माइक्रोफोन में क्या करते हो आप बोलते हो, ठीक है। सो वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो जाती हैं। वैसे आपका ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन, वो कैसे सुनता है, कान में बेसिकली क्या होते हैं आपके एयर, वो होते हैं ना, सेंसिटिव हेयर्स होते हैं, जो जब आप वॉइस आती है, साउंड आता है, तो वो बेसिकली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं आपस में, तो आपके ईयर तक वो इम्पल्स जाता है, ठीक है। उसे बोलते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जिसके कारण आप हियर करते हो, ठीक। सो लाउड स्पीकर है आपका, लाउड स्पीकर जो बाजा जिसे बोलते हो आप, बारात वगैरह में बजता है बहुत तेज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लग से कनेक्टेड होता है, कभी देखा हो ध्यान से अगर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, टू साउंड एनर्जी, साउंड, ठीक है, ध्वनि में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी ब्लूटूथ से आप गाना बजाते हो तो वो भी यही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। क्यों, क्योंकि आपकी फ़ोन की बैटरी जो है वो बेसिकली डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है जब आप गाना सुनते हो, ठीक है। सो कोई भी काम करते हो फ़ोन पे तो उसकी बैटरी धीरे धीरे डाउन होती है, फिर आप चार्ज करते हो, तो वो सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, सब चीज़ में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, ठीक है। और यही सब है, इलेक्ट्रिक मोटर आप एक हो गए, ठीक है। ये सारे डिवाइसेज जितने में मैं लिखे मैंने, ये सब एसएससी में, एनटीएससी में और आपके आरआरबी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल, ठीक है, इनटू मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक, समझ गए। सो ये सब टॉपिक इसी के साथ खत्म होता है गाइस। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लिख लो, एक रिलेशन लिख लो, बस इसको समझाने लायक तो कुछ चीज़ है नहीं, ये रिलेशन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो होंगी ये कांस्टेंट होंगी, क्योंकि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये याद रखो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, और इसी से एक और इसका केमिकल इक्वेशन होता है पीई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में फॉर्मूला होता है एम जी एच, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया था हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। सो ये भी होगा आपका कांस्टेंट। और एम जी एच आप सोच रहोगे क्या है, सो एम बेसिकली मास है, जी आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मैं बता दूं, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एम एस रेस टू द पावर -2, या फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी स्पीड की जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, और -1, ठीक है, पावर का कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं वो एक्सपोनेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो होता है। सो हाफ एम जी एच जो है ये हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, जिस पे लग रहा है सारा चीज़ें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ गए, आरआरबी जेई और एसएससी जेई एनटीएससी बैंक एग्जामिनेशन के लिए अगर ये टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे तो इसी सब चीज़ों से आ जाएंगे, ठीक। अब पावर को समझते हैं अच्छे से, पावर ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू अनदर टॉपिक, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर का आखिरी टॉपिक है ये पावर, ठीक है। वर्क एनर्जी अभी तक जिसने देखा होगा ध्यान से बिना स्किप किए, तो वो अच्छे समझ गया होगा हर चीज़। सो पावर का बेसिकली पहले रिलेशन लिख लो अच्छे से, पावर इज इक्वल टू, मैंने वर्क पढ़ा दिया, ठीक है। वर्क होगा पावर में कितना, पर यूनिट टाइम। ताकत क्या है, पावर यानी ताकत, हिंदी में अगर बोले पावर यानी ताकत। ताकत किसी व्यक्ति की कैसे देखी जाती है, कितना काम कर ले रहा है भाई, कितनी जल्दी काम कर ले रहा है, ठीक है, कितना काम कर ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर एक आदमी है, वो 2 किलो का आलू का बैग, ठीक है, आलू का बोरा गाँव में अपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में 2 मिनट में रख रहा है, ठीक है। वही अगर एक दूसरा आदमी है जो कि 2 किलो का बैग, वही सेम बैग 1 मिनट के अंदर रख रहा है, तो हम बोलेंगे कि दूसरा जो पर्सन है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो वही काम, वही सेम काम को, आलू के बैग को 2 किलो वाले के फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे रख रहा है, लेकिन टाइम कम ले रहा है, ठीक है। यानी उसके पास ताकत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो जल्दी काम कर रहा है, ठीक। सो अब समझते हैं वैसे पावर की फिजिकल डेफिनेशन समझो पहले। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर, ठीक है, बस यही लिखो, शॉर्ट डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क
इज कॉल्ड पावर। यही पावर की डेफिनेशन है फिजिक्स में, यही पावर की डेफिनेशन है अच्छे से। इसके अगर आप लिख दोगे एकेडमिक्स में कहीं पे भी स्कूल एग्जामिनेशन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर, ठीक। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो गया। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, यूनिट देख लो आप पावर की, यूनिट ऑफ पावर, बस टॉपिक खत्म ही है। यूनिट ऑफ पावर क्या है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, इसे बोलोगे जूल पर सेकंड, ठीक, ठीक है। सो किलो वाट बड़ी यूनिट की बात करते हैं, जैसे वहाँ पे थी एसआई यूनिट हो गई, बिगर यूनिट, बिगर यूनिट, ठीक है। बिगर यूनिट क्या होगी आपकी, किलो वाट, ठीक है, किलो वाट होती है, के डब्ल्यू जिसे बोलते हैं, और किलो वाट। और यहाँ पे आप देखो वॉट क्या होता है। सो जूल पर सेकंड क्या है, यूनिट ऑफ पावर है, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है, ये यूनिट ऑफ पावर है, ठीक है। एसआई यूनिट जो है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ एसआई यूनिट ऑफ पावर, लेकिन ये जो यूनिट ऑफ पावर है इसी के जरिए एसआई यूनिट आई है, ठीक है। जूल पर सेकंड ही यूनिट है पावर की, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जूल पर सेकंड को हम एक स्पेशल नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं वॉट, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, इज वॉट। लेकिन वॉट क्या है, लेकिन वॉट क्या है यहाँ पे, जूल पर सेकंड से ही आया है, जूल अपॉन सेकंड, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, W इज इक्वल टू जे अपॉन एस, कई बार आता है एग्जाम में, इससे न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे फ्रेम होते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ है, फिजिक्स क्या है, रिलेशन है। सो कई वो यूनिट उसी से आई है, वो डिराइव्ड यूनिट आप जब पढ़ोगे ना, तो एक होती है बेसिकली मेन यूनिट और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पे ये डिराइव्ड यूनिट है, वॉट जो है वो जूल पर सेकंड से आई है, ठीक है। और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट फिक्स्ड होती है, जैसे लेंथ जो है उसकी यूनिट मीटर ही होती है। अब मीटर को आप किसी और चीज़ के जरिए नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि 1 मीटर जो है वो 1 लीटर अपॉन पर सेकंड के बराबर होता है, ये सब गलत है, ठीक है। लेकिन वॉट को मैं बोल सकता हूँ कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, ठीक है, पर यूनिट टाइम। सो ये होता है, ठीक है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, और वो फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज, हाँ सॉरी, फिजिकल क्वांटिटीज तो सभी हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसका डिनोशन किसी और चीज़ में ना किया जाए, किसी और चीज़ के जरिए उसे फाइंड ना किया जा सके, निकाला ना जा सके। जैसे लेंथ, ठीक है, लेंथ हो गया आपका। टाइम, ठीक है, टाइम जो है, जैसे मैं कभी नहीं बोल सकता कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 किलो अपॉन 1 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वॉट को मैं बोल सकता हूँ 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, और यहाँ पे जूल को भी मैं किलो जूल में कन्वर्ट करके कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है, छेड़छाड़ कर सकता हूँ मतलब, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो वॉट होगी, ठीक, समझ गए। सो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब आप समझो नेक्स्ट चीज़ है। सो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखो भाई, फिर से वही वाला है, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू होगा आपका 1000 वॉट, ठीक। और 1 मेगावाट क्या होगा, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट क्या होगा आपको बता सकते हो, 10 raised to the power 6 वॉट, ठीक है, ये याद रखना। मेगावाट, ये कई बार आरआरबी जेएसएससी जेई में ये आया है, इस टाइप का रिलेशन क्वेश्चन आया है इससे न्यूमेरिकल बेस्ड, कि मेगावाट में यूनिट दी गई थी और उसे वॉट में पहले कन्वर्ट करके, क्योंकि आंसर एमसीक्यू फॉर्म में वॉट में था सारा, तो लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि रिलेशन याद नहीं था। 1 मेगावाट इज इक्वल 10 raised to the power 6 वॉट, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जैसे वही चीज़ है, किलो हेक्टो डेका मीटर, लिख दे रहा हूँ, किलो हेक्टो डेका मीटर, डीसी सेंटी मिलीमीटर, ठीक है। ये होता है किलो हेक्टो डेकामीटर, डीसी सेंटी मिलीमीटर। लेकिन फिजिक्स में कुछ और वेरिएशंस आ जाते हैं, जिसमें पाइको फेम्टो ये सब चीज़ें आती हैं, तो मेगा भी उसमें से एक है, मेगावाट, ठीक है। तो याद रखो। सो हॉर्स पावर, हाँ एक और रिलेशन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 हॉर्स पावर, ये भी याद रखना, हॉर्स पावर, ठीक है। जैसे जब आप बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल देखते हो ना, जैसे कि एसयूवीज देखते हो या रेसिंग कार्स देखते हो, जैसे बुगाटी वेरॉन, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, तो इन सब चीज़ों में ना, इन सब का जब आप वैसे जब आप देखोगे, तो इसमें इंजन में दिया रहता है हॉर्स पावर, ठीक है। इंजन का जो पावर दिया रहता है वो हॉर्स पावर में रहता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो समझ सकते हो वॉट कितना, मतलब हॉर्स पावर कितनी बड़ी यूनिट है, कि एक हॉर्स पावर ही 746 वॉट के बराबर है, समझ रहे हो। तो बुगाटी वेरॉन लोग का इंजन इसी में दिया रहता है, इंजन कैपेसिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। थे 30 हॉर्स पावर, 45 हॉर्स पावर, इतने का इंजन है भाई, ठीक है। तो एसयूवीज, मोटर व्हीकल्स, इन सब में यही सब होता है, ठीक है। और यहाँ देखो 1 किलो वॉट आर, ये किस चीज़ की यूनिट है बता सकते हो,
ये है यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे अगर कहीं ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, स्कूल एग्जामिनेशंस में ये होता है या ओलंपियाड्स वगैरह में, 1 किलोवाट आवर लिख देंगे, पूछेंगे यूनिट ऑफ पावर है, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क ऐसे दे देंगे, तो ये होगा यूनिट ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि किलोवाट क्या है, आपने पढ़ा है ना, पावर। तो पावर का किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो पावर जब टाइम से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो एनर्जी बन जाती है, ठीक। सो 1 किलोवाट आवर हो गया, हाँ, 1 किलोवाट आवर हो गया। और इसका एक और सिंप्लीफाइड रिलेशन देखो आप, बस ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ देखो 1 किलोवाट आवर हो गया, इसको आप लिख सकते हो 1 किलोवाट को क्या बोलते हो, 1000 जूल, ठीक है। आर को क्या बोल सकते हो, आर, 1 आवर क्या होता है पहले ये बताओ, 1 आवर, 1 आवर क्या होता है, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट होता है। लेकिन 60 मिनट्स क्या होते हैं, 60 मिनट्स होता है ना, हाँ। और 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो यानी 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, अगर मैं कहूँ ये यूनिटरी मेथड से, ये सब चीज़ें समझ रहा हूँ ना, लॉजिकल है ये, फोर्थ फिफ्थ का कॉन्सेप्ट है ये। सो 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हो, 60 मिनट को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 60 सेकंड में। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में जो है, वो 1 मिनट में आपको पता है कितने सेकंड है, 60 सेकंड है। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 × 60 ना भाई, जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई मार दो, 6 6 36, 36 100 क्या आ गए सेकंड। और 60 मिनट किसके बराबर है, 1 आवर के बराबर है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वन आर इज इक्वल टू 60 मिनट विच इज इक्वल टू 3600 सेकंड, ठीक है, या 3600 सेकंड, सॉरी, ठीक है। सो 1000 जूल हो गया। अब आर है, ठीक है। सो आर को क्या लिख सकते हो आप, सिंपली 1 आवर को 60 × 60 कर दो, या फिर डायरेक्ट यहाँ लिख दो 30। आपको अगर ये रिलेशन पता हो जाए, याद रख लो, वैसे हेल्प होगी आगे स्टेट एग्जामिनेशन में। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फोर्थ फिफ्थ में होता है, सेवन्थ वेंथ में, ठीक है। बहुत इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं यूनिटरी मेथड में, ठीक है। मैथ्स का टॉपिक होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स में भी इसका रोल है। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। और क्लास 10th में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, मोशन या वो सब, तो इसमें बहुत जम के था इसका रोल, 9th और 10th में, ठीक है। सो याद रख लो। सो यहीं से आप निकाल लो, 3600 कर दो। सो यहाँ से आप क्या बना दिए, ये 3 जीरो है, ये 2 जीरो है, 3 2 5, 5 जीरो हुआ। तो 36 × 10⁵ ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन में मैं लिख रहा हूँ। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा के लिखो, ठीक है। सो अगर 36 है, 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 × 10/10 लिख सकता हूँ, बताओ। ये सब चीज़ें आनी चाहिए भाई, रिलेशन, इसी अगर इस मैथमेटिक्स में इतनी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए, ताकि फिजिक्स से अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। एक टूल है मैथमेटिक्स, जो है फिजिक्स का एक टूल है, ताकि उसके जरिए आप फिजिक्स न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अच्छे से सिंप्लीफाई कर सको, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 36 ही बचेगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ 3.6 को, 3.6 को क्या लिख सकता हूँ, 36/10, ठीक, 36/10 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं 3.6 लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3.6 लिखूंगा, या फिर सिंपल आप समझो, मैं पावर को यहाँ लाना चाह रहा हूँ, पॉइंट को यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, 3.6 लिख के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो जब 3.6 के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे 36 × 10⁻⁵ है आपका, 36 × 10⁻⁵ है ना, 5 है। ये क्या है, जूल है, ठीक है। क्या, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। रिलेशन देखो कहाँ से आया। सो पॉइंट को जब हम टूवर्ड्स लेफ्ट साइड लाते हैं, ठीक है, पॉइंट को हम लेफ्ट साइड लाना चाह रहे हैं ना, पॉइंट अभी कहाँ है, तो बता सकता है पॉइंट क्या है। अगर मैं कोई नंबर लिखा है 2, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 2.0 के बराबर होगा। और वही अगर लिखा है 0.2, तो किसके बराबर होगा, 2/10, ठीक है, 2/10 उसे लिखोगे। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, अगर कोई प्योर नंबर लिखा है, ठीक है, रियल नंबर, हाँ प्योर नंबर लिखा है, सो उसे बोलते हैं आप लोग इस तरह से, ठीक है। पॉइंट उसके राइट साइड होता है, अगर पॉइंट नहीं है तो, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं हमेशा कोई नंबर लिखा है अगर, तो पॉइंट हमेशा राइट साइड है। पॉइंट यहाँ है मान लो, तो हमें पॉइंट को यहाँ लाना है, एक डिजिट शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं पॉइंट, सो ये लिख लो, मैथमेटिक्स का है लेकिन याद रहेगा आपको, ठीक है, याद रखो। व्हेन वी वांट, हमें जब पॉइंट चाहिए, व्हेन वी वांट पॉइंट, पॉइंट पॉइंट ना, हमें लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट हमें लेफ्ट साइड चाहिए होगा। तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड, ठीक है, वी डिवाइड बाई, अगर 1 डिजिट चाहिए, अगर व्हेन वी वांट वो पॉइंट टूवर्ड्स 1 डिजिट लेफ्ट, ठीक है, 1 डिजिट लेफ्ट अगर करना है, तो बाई 10, ठीक है, 2 डिजिट तो 100, इस तरह से होगा, ठीक है। तो 36 × 10⁵ है,
तो यहाँ पे लिखो 36/10, ठीक है, 36/10 इंटू 10⁵5, ठीक। हाँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो 3.6 चाहिए ना। सो यहाँ पे 36/10 क्या है, 3.6 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। सो 36 इंटू 10⁵5 प्लस 1, ठीक, 3.6, ठीक है, ठीक, समझे, 3.6 इंटू 10⁵6। कैसे हुआ ये रिलेशन आया, यही होता है हमारा 1 kWh, ठीक है। सो पॉइंट को जब हम लोग 1 डिजिट शिफ्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर हमारे पास 10 है, मतलब मल्टीप्लाई में है 10, तो उसकी पावर को हम 1 डिजिट रेज कर देते हैं, ठीक है, वी रेज 1 डिजिट, वी रेज पावर, वी रेज करते हैं पावर बाई 1। इफ वी शिफ्ट पॉइंट 1 डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट, 1 डिजिट अगर हम शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स किस तरफ, लेफ्ट साइड की, और अगर राइट साइड करेंगे तो माइनस, ठीक है। अगर राइट साइड करेंगे, इफ राइट साइड अगर यही होता, इफ राइट साइड करना होता, देन वी सबट्रैक्ट, ठीक है, वी रेज नहीं, हम डिप्लीट करते हैं, ठीक है, हम रिड्यूस करते हैं, वी रिड्यूस पावर बाई 1, वी रिड्यूस पावर बाई 1, ठीक है, समझ गए। तो यही था रिलेशन। और सिंपल टर्म्स में भी अगर आप समझो तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10, ठीक है। 3.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36/10। हमें फॉर्म क्या चाहिए, 36/10 का फॉर्म चाहिए ना, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो 36 इंटू 10/10 लिख रहा हूँ, 36/10 इंटू 10, ठीक है, ठीक है, इंटू 10⁵5 था। सो यहाँ पे देखो ना, 36/10 हो गया, यहाँ पे एक 10 बचा था तो इसको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, ठीक है, तो 10⁵6 हो गया। और यहाँ पे 36/10 है तो इसको 10/10 लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁵, यहाँ पे 5 + 1 हो गया था ना, ये 10 एक्स्ट्रा था तो 6। अगर हम कोई भी बेसिकली नंबर को, ठीक है, कुछ साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ये जान लो, मैथमेटिक्स का ये रूल होता है, अगर उस नंबर को इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 10, ये तो जानते हो ना, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस हम क्या करना है, यहाँ पे नंबर को बेसिकली कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मेट चेंज करना, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्मेट चेंज। हाँ, जो वहाँ पे लिखा था 36 इंटू 10⁵5 वो भी सही था, 3.6 इंटू 10⁵6 दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है आपस में। अगर कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, 36 इंटू 10⁵5 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵6, ठीक है, जूल, ये दोनों सेम है और दोनों एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे पॉइंट इस तरफ लग गया, 3.6 के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे 36 के फॉर्म में लिखा है, इसलिए यहाँ 10⁵5 है, यहाँ 10⁵6 है, समझ गए। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, ताकि आप सबकी को अच्छे से नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। नॉलेज विथ मी में आपका स्वागत है, ठीक है, हमेशा, और आप हमेशा इस चैनल को देखते रहो और अपने आप को ग्रो करते रहो।